हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के। इस सीरीज में आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में तो हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं अगर कुछ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं या फिर आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2011 में पूछा गया है द रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक्स बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है ए वैल्यू ऑफ जीरो फॉर गिनी कोफिशिएंट इन कंट्री इंप्लाइज दैट देयर इज परफेक्ट इक्वल इनकम for everyone in its population. Which of the following statements given above is or are correct? A only one, B only two, C both one and two या D neither one and two। दोस्तों रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज करके क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से बोरो करते हैं और तो उस रेट को कहते हैं हम रेपो रेट। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? गिनी कोफिशिएंट डिटरमाइन करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्री में, कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किसी भी कंट्री में। तो अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में रेंज करती है, 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब जो भी इनकम है अब किसी देश की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग दी पॉपुलेशन। परफेक्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा इनकम है, और ज्यादातर लोग क्या है उनके पास इनकम नहीं है, तो वो हुई परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो गिनी कोफिशिएंट की अगर वैल्यू 0 है तो वहां क्या होगा, परफेक्टली इक्वल इनकम होगी। और रेपो रेट की भी डेफिनेशन सही दी है और गिनी कोफिशिएंट के बारे में जो इन्होंने कहा है वो भी सही कहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वुड बी सी, बोथ 1 and 2। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इज। ये भी 2011 में पूछा गया था कि कितनी एफडीआई अलाउड है इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ऑप्शंस देख लेते हैं, 51%, बी 50%, सी 33% या डी 49%। दोस्तों इस सवाल में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी गलत है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सिर्फ 20% एफडीआई अलाउड है, वो भी थ्रू गवर्नमेंट रूट। मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बाद में भी आपसे आने वाले प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास दो तरह के बैंक्स हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर में 74% एफडीआई अलाउड है, जिसमें से 49% थ्रू ऑटोमेटिक रूट और 49% के बाद 74% तक अगर आप एफडीआई लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप गवर्नमेंट रूट का इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 20% एफडीआई अलाउड है एंड दैट टू थ्रू गवर्नमेंट रूट। ये गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट का क्या मतलब है? ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है 49% एफडीआई इन्वेस्ट करते वक्त। जैसे सपोज कीजिए कि आईसीआई बैंक है, अब आईसीआई बैंक को कोई अगर फॉरेन बैंक खरीदना चाहता है तो वो उसके 49% शेयर खरीद सकता है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के लिए। मान लीजिए बार्कलेज जो है वो आईसीआई बैंक के 49% तक शेयर खरीदना चाहता है तो वो 49% शेयर खरीद सकता है विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल और परमिशन। लेकिन अगर उसे 49% से ज्यादा खरीदना है, 74% तक वो मैक्सिमम खरीद सकता है, तो मान लीजिए उसको 60% खरीदना है, तो
तो 60% खरीदने के लिए पहले उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20% है, और इस 20% भी कहां से आती है? गवर्नमेंट रूट से। मतलब आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर एफडीआई लानी है तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। इसका आंसर वैसे 20% होना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में सिर्फ 20% एफडीआई अलाउड है, एंड दैट टू थ्रू गवर्नमेंट रूट। तो आपको याद रखना है कि हो सकता है कि आने वाले प्रीलिम्स में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो जो एफडीआई की लिमिट है, आपको काम क्या करना है कि एफडीआई की लिमिट सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में नहीं बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे इस बार के बजट्स में भी कुछ चेंज किए गए हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, माइनिंग में। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट सेक्टर्स में क्या एफडीआई लिमिट है। इन एफडीआई लिमिट्स के बारे में आपको जानना है। तो ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, तो आपको क्या करना है? आपको एक एस्टिमेट, एक अंदाजा लगाना है कि किस तरह के सवाल और बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो जो एफडीआई लिमिट बैंकिंग सेक्टर के बारे में पूछी गई है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे इंश्योरेंस सेक्टर में या डिफेंस सेक्टर में या रेलवेज में पूछी जा सकती है। तो आपको जो डिफरेंट सेक्टर्स में, खासकर जिसमें चेंजेस किए गए हैं हाल फिलहाल में, जैसे यूनियन बजट 2021-22 में कुछ चेंजेस किए गए थे, तो आप नोट डाउन करिए कि एफडीआई की लिमिट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? नबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, कौन सा ईयर था? 1980, 1982, 1984 या फिर डी 1988? नबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नबार्ड आया था 12 जुलाई 1982। तो उसका आंसर क्या होगा? बी 1982। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपको किस तरह के इंस्टीट्यूशन के बारे में और जानना जरूरी है? नबार्ड को तो पूछ लिया, जैसे आरबीआई आपके एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है सिलेबस में, और इसके बारे में और किस किस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना आपको जरूरी है। खासकर जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूशन सरकार ने ऐसे एस्टेब्लिश किए हैं, जैसे नबार्ड हो गया, सिडबी है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कब एस्टेब्लिश हुए, इनका क्या रोल है। क्योंकि नबार्ड है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए है ना, एक इंक्लूसिव ग्रोथ का वो भी एक टूल है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो दोनों इंस्टीट्यूशन है, नबार्ड है, सिडबी है ना, एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन क्या है हमारा? आरबीआई। इसके अलावा कौन सा है? सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो भी सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, इनके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं, बट एक के कब एस्टेब्लिश हुए, क्या रोल है, ये किस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। जैसे सेबी, जैसे शेयर मार्केट वगैरह को रेगुलेट करता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे बहुत आजकल न्यूज में है कि कोई ऐसी डील ना हो जिसकी वजह से कंपटीशन हार्म हो, किसी की मोनोपोली क्रिएट हो जाए, तो आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, सेबी के बारे में पता होना चाहिए, आरबीआई, नबार्ड, सिडबी। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि किसी सेक्टर को रेगुलेट करते हैं या इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना आपको जरूरी है। खासकर जो भी करंट अफेयर्स में अगर कोई इंस्टीट्यूशन के बारे में आता है, जैसे मैंने बताया कि सीसीआई काफी न्यूज में है आजकल, सेबी कोई नई रेगुलेशन गाइडलाइन लेकर आता है तो सेबी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आरबीआई के बारे में तो आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। साथ में नबार्ड है, सिडबी है। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आप थोड़ा देख कर रखिए कि कब एग्जिस्टेंस में आए हैं, क्या इनके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस सेक्टर से वो रिलेटेड हैं। तो ये सब चीजें आप कहीं नोट डाउन करके अपने पास रखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है? अर्थ समिट 2012 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, या डी न्यूयॉर्क, यूएसए? इसका आंसर है बी, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। जो अर्थ समिट 2012 हुआ था, ये कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके प्री का भी पार्ट है और आपके मेंस का भी पार्ट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एवरी ईयर एटलीस्ट वन तो
आता ही आता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जा रहा है प्री में भी और मेंस में भी आने की संभावनाएं जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर कहीं कॉन्फ्रेंस होती है उसके बारे में जरूर रखिए कि कब कब हुई है, कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, तो इस सब के बारे में आपको जानकारी रखनी है। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर इन द यूएन एजेंडा 2030। जैसे मैंने कहा था कि अब हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, तो ये 2017 में पूछा था कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, A 14, B 15, C 16 या फिर D 17। दोस्तों 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं और कितने टारगेट्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। आप ये जो भी 17 गोल्स हैं SDG 1, 2, 3 इस तरह से कितने 17 गोल्स हैं, तो 17 गोल्स भी आपको पता होने चाहिए कि SDG 1 किससे रिलेट करता है, 2 किससे रिलेट करता है, 17 किससे रिलेट करता है, 15 किस चीज से रिलेटेड है। क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के ये पूछा जाए कि SDG 5 किस गोल से रिलेटेड है, SDG 5 क्या गोल है, ये भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो इसलिए कौन से इनके गोल्स हैं, कितने गोल्स हैं, क्या इनकी टाइमलाइन है, हमें कब तक अचीव करना है, और हर एक गोल के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। हमने क्लासरूम में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हर एक गोल के बारे में, उसमें क्या अचीवमेंट रहे हैं और कहां पे क्या चीजें अभी मिसिंग है। 6 देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय, जो अभी मैं बात कर रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि कब तक अचीव करना है। तो ए क्या कहता है 2020 तक, सी 2025 तक, सी कहते हैं 2030 तक या फिर 2050 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें अचीव करने हैं बाय द ईयर 2030। और ये कब से लागू होते थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 2015 से, और हमें 2030 तक इनको अचीव करना है। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इंडिया में कौन करता है, नीति आयोग मॉनिटर कर रहा है। किससे मेजर करता है, SDG इंडिया इंडेक्स से। तो इन सब चीजों के बारे में जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है आप लोगों को पढ़ना उसके बारे में जरूरी है, क्योंकि किसी भी दिन इस सब चीजों पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, कब तक अचीव करने हैं, क्या इंडिविजुअल गोल्स हैं, फिर उसके बाद इंडिया की क्या पोजीशन है SDG इंडेक्स में, इंडिया में कौन उसको मॉनिटर कर रहा है, किस तरह से मॉनिटर कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि नीति आयोग मॉनिटर करता है इंडिया में, SDG इंडिया इंडेक्स उसने डेवलप किया है। इस इंडेक्स में क्या रैंकिंग है डिफरेंट स्टेट्स की, कैसे स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया है, तो ये सब जो है आप जो है पढ़िए, क्योंकि इनसे कभी भी सवाल पूछा जा सकता है आने वाले प्रीलिम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट? The development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. B. Economic development refers to the flow of goods and services in the economy for a long period of time only. C. It is the practice of developing land and construction projects in a manner that reduces their impact on environment by allowing them to create energy efficient models of self-sufficiency. D. To conserve natural resources and to develop alternate sources of power while reducing pollution and harm to environment. दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? It is about people, planet and profit. जो इनका इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा कि लोगों का डेवलपमेंट भी हो, प्लेनेट को हार्म भी ना पहुंचे और प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है यही वो डेफिनेशन के दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमसे पूछा गया है क्या इनकरेक्ट है।
सी अब पहले पढ़ते हैं. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन अ मैनर दैट रिड्यूसेस देयर इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट, reduces their impact on environment by allowing them to create energy efficient models. तो यहां क्या कर रहे हैं, हम अपने प्लेनेट को कम से कम नुकसान पहुंचा रहे हैं जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट हम कम कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं. तो बिल्कुल ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट हुआ. थर्ड क्या है, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, डेवलप ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ पावर while reducing pollution and harm to environment. तो यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है. तो सी भी ठीक है, डी भी ठीक है. अब बी को पढ़िए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओनली. तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बोलेंगे जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा, ऐसा नहीं है. तो ये स्टेटमेंट जो है बी वो गलत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्ड. इसलिए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, या फॉर दैट मैटर कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो तो पता ही होने चाहिए, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना भी जरूरी है. और एक जो एलिमिनेशन टेक्निक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये कि कोई भी स्टेटमेंट जहां पर ये हो कि सिर्फ ओनली, इस तरह के स्टेटमेंट जो एकदम एक्सट्रीम होते हैं कि सिर्फ यही हो सकता है, तो वो जनरली गलत स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना. तो ऐसे स्टेटमेंट्स को आप कह सकते हैं कि आपको अगर मान लीजिए नहीं भी पता है तो आप एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं कि जहां भी इस तरह के वर्ड्स यूज हो जो कि एकदम एक्सट्रीम स्टेट्स में लग रहे हो, कि जहां पे वर्ड यूज कर लिया कि ओनली, सिर्फ यही जो है स्टेटमेंट हो सकता है, तो वो अक्सर गलत होते हैं. तो आप उनको जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, आप उनको मार्क कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following is the primary goal for sustainable development? ये 2019 में पूछा गया था. Increasing emissions, B eliminating waste and emissions, C decreasing emissions, या D moderating emissions and waste. तो एमिशन को इंक्रीज करने के लिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं कि भाई एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है ये कम होने चाहिए. एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड एमिशंस, क्या वेस्ट और एमिशंस को बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सकता है, क्या बिल्कुल खत्म किया जा सकता है? दोस्तों खत्म नहीं हो सकता है ना. वेस्ट तो जनरेट होगा, एमिशंस तो होंगे, बट हमारा काम क्या कि उनको कैसे रिड्यूस किया जाए, उनको इस लेवल पर लाना है कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए. डिक्रीजिंग एमिशन, ठीक है, डिक्रीज करना है. डी क्या है, मॉडरेटिंग एमिशंस एंड वेस्ट, है ना. डिक्रीज करने का तो मतलब कि 1% डिक्रीज कर दिया. हाँ, हमें क्या करना है, हमें एमिशंस और वेस्ट को मॉडरेट करना है. जो एमिशंस और वेस्ट हम आज जनरेट कर रहे हैं उसको मॉडरेट करिए, उसको इतना कम करिए कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए. ये क्वेश्चन एचपी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाद में जो है इसको स्क्रैप कर दिया था, क्योंकि उन्होंने आंसर दिया था बी, जो कि गलत है, क्योंकि वेस्ट और एमिशन जो है वो पूरी तरह से एलिमिनेट आप नहीं कर सकते हैं. जो उसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था दैट वुड बी डी, मॉडरेटिंग एमिशंस एंड वेस्ट. तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इसलिए मैंने पूछा है, इसलिए मैंने बताया आपको कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है. क्योंकि आप देखिए कि 2018 में उन्होंने पूछा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज से रिलेटेड है, 2019 में उन्होंने फिर से पूछा कि प्राइमरी गोल क्या है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में खास करके आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो भी फैक्ट उससे रिलेटेड है, इंडिया की क्या पोजीशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पर कुछ और हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं. थैंक यू सो मच.